नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। शाम के 7 बज रहे हैं और अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। मैं हूं विकास भदौरिया और नमस्कार आप सभी दर्शकों को, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं न्यूज हेडक्वार्टर। तो आज के इस बुलेटिन की शुरुआत आसमान से बरसती महाआफत की तस्वीर के साथ, जहां महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। नदियों में आए उफान की वजह से निचले इलाके डूब रहे हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई, नासिक, पुणे और कोल्हापुर जैसे शहरों में जल भराव हो चुका है। गोदावरी, पंचगंगा और कृष्णा नदी में जबरदस्त उफान है। महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी है और लोगों की जिंदगी थम सी गई है। कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट है, नदियां उफान पर हैं और उसका असर शहरों में देखा जा रहा है। वीडियो नासिक का है। गोदावरी नदी का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। गोदावरी नदी के पास इस अपार्टमेंट में पानी घुस चुका है। पार्किंग एरिया सैलाब में तब्दील हो चुका है। एक कार पानी में फंसी है, जिसमें फंसे लोगों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है, जिससे नदी के किनारे बसे इलाकों में पानी ही पानी है। नासिक में कई मंदिर और घाट पानी में डूब चुके हैं। नासिक में लगातार हो रही बारिश की वजह से सतपुर और नासिक पुणे रोड के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी है। महाराष्ट्र के 20 से अधिक जिलों में बारिश का कहर है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। बारिश की वजह से यातायात बाधित है और सड़कों पर पानी है। देखिए, महाराष्ट्र में नदियां उफान पर हैं। नंदुरबार में तापी और गोमाई नदियां कोहराम मचा रही हैं इस वक्त, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। नंदुरबार में नदियां उफान पर हैं। पानी का वेग ऐसा जो किसी के भी होश उड़ा दे। नदी से निकला पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। नंदुरबार में तापी नदी कहर बरपा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। खेड़ में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। बारिश के पानी ने सड़कों को अपने आगोश में ले लिया है। सड़क के किनारे बने मकान और दुकान जलमग्न हो चुके हैं। वसई में सड़कों पर पानी है। लोग पानी में दाखिल होकर रोजमर्रा के कामकाज में लगे हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में हालात एक जैसे हैं, लेकिन उसकी हर कोशिश फेल हो रही है। महाराष्ट्र में अगले 2 दिन तक बारिश का पूर्वानुमान है, जिससे हालात और खराब हो सकते हैं। जहां देखिए, महाराष्ट्र में भी आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश के बाद पूरे शहर का नक्शा इस वक्त बदला हुआ है। जगह जगह लगातार मूसलाधार बारिश से जल भराव है। सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। आसमान से बरसती आफत, सड़क पर सैलाब और चारों तरफ मच गया हाहाकार। ये वीडियो महाराष्ट्र के पुणे का है। चारों तरफ पानी ही पानी। जहां तक भी नजरें जाती हैं, सैलाब का प्रहार दिखता है। सड़कों पर जगह जगह जल भराव है। ट्रैफिक की बुरी हालत है। भारी बारिश की इतनी तेज रफ्तार है कि मैनहोल से पानी सड़कों पर भर रहा है। हालात बद से बदतर हैं। पुणे ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश से यही हाल है। कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने कई जगह बारिश का रेड अलर्ट तो कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के राज्य में तेजी से एक्टिव होने की वजह से ये अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात का हाल भी कोई दूसरा नहीं है। तस्वीरें ऐसी हैं मानो बारिश का ब्रेक फेल हो गया हो। लगातार बारिश से चारों तरफ हाहाकार है। और देखिए, गुजरात में कई बांध खतरे के निशान को छू रहे हैं। सूरत हो या आसपास की जो हिस्से हैं, नदियों में उफान वहां पर आ चुका है। प्रशासन अलर्ट जारी कर चुका है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर 60 सेकंड में।
गुजरात के 11 बांध हाई अलर्ट पर हैं और दर्जन भर नदियों में उफान है। ये वीडियो सूरत का है, जहां बारिश की वजह से अंबिका नदी में उफान आ चुका है। जिले के ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश के चलते अंबिका नदी के जल स्तर में तेजी से इजाफा हुआ है। अंबिका नदी में आए इस उफान की वजह से निचले इलाकों में जल भराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है। यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी है। चिंता सिर्फ अंबिका नदी में आए उफान की नहीं है, गुजरात के घेला नदी और मालन नदी में भी उफान है। सूबे में जितने बांध हैं, उनमें से ज्यादातर खतरे के निशान तक पहुंच चुके हैं। रजावट बांध और शेत्रुंजा बांध अब धीरे धीरे बेकाबू हो रहे हैं। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कई छोटे बड़े बांधों में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। तो देखिए, गुजरात में समय से पहले आया मानसून अपने साथ बड़ी तबाही भी लेकर आया है। सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों को नुकसान पहुंचा है। हालात इस कदर पहुंच गए हैं कि सैलाब भारी भरकम ट्रकों पर भी हावी है। ट्रकों के धराशायी होने का वीडियो देखेंगे तो आप भी हिल जाएंगे। देखिए अहमदाबाद से यह रिपोर्ट। गुजरात में बारिश की मार इतनी जोरदार है कि बड़े बड़े ट्रक धाराशायी हो रहे हैं। सड़कों पर इतना पानी भर चुका है कि भारी भरकम ट्रक ही पलट गया। ये हादसा रिंग रोड पर हुआ, जहां जल भराव की वजह से ट्रक पलट गया और लंबा जाम लग गया। अहमदाबाद के कुछ इलाकों में घुटने तक पानी भर चुका है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गुजरात में 16 जून से लेकर अब तक बिजली गिरने और दीवार गिरने से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। कुछ जिलों को येलो अलर्ट के दायरे में रखा गया है। गुजरात के निचले इलाकों में बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में एनडीआरएफ की 12 टीमें और एसडीआरएफ की 20 टीमें जिलों में तैनात हैं। आपदा प्रबंधन की टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन कुछ इलाकों में ये कोशिश भी नाकाफी साबित हो रही है। गुजरात के कई जिलों में बारिश से हाहाकार मचा है। अहमदाबाद से लेकर गांधीनगर तक ये हाहाकार है। देखिए, सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो चुके हैं, तो अंडरपास की तो पूछिए ही मत। भारी बारिश से उसका हाल बेहाल है। पूरी रिपोर्ट देख लीजिए जल्दी से। बारिश ने खोली पोल, अंडरपास में फंसी गाड़ियां, पानी में डूब गई कारें। गुजरात में मानसून ने समय से पहले दस्तक दी और नगर निगम की तैयारियों की पोल खुल गई। चमकते दमकते वाइब्रेंट गुजरात का ये गांधीनगर शहर है। राजधानी के महात्मा मंदिर अंडरपास में सैलाब जैसा मंजर है। अंडरपास में कई गाड़ियां फंस गईं। हालत ये हो गई कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियों से कूदना पड़ा। गुजरात के अहमदाबाद की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। सड़कों पर इतना पानी भर चुका है कि गाड़ियां आधी डूब चुकी हैं। लोग मजबूरन पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश हो रही है। गुजरात के 241 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप है और 570 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए। मौसम विभाग ने गुजरात में 25 जून तक बारिश की संभावना जताई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं। हर जगह सड़कों पर पानी है। देखिए, मानसून ने गुजरात सहित झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी दस्तक दे दी है और पश्चिम बंगाल की कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं। वर्धमान में दामोदर नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, नदी में एक साथ कई ट्रक फंस चुके हैं। इन ट्रकों में बालू लादा जा रहा था, तभी दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ा और उसके बाद क्या हुआ आप रिपोर्ट में देखिए। पूर्वी वर्धमान के गोहग्राम में बालू की लोडिंग हो रही थी। कई ट्रक दामोदर नदी में उतर चुके थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि दामोदर बेकाबू होने जा रही है। नदी के वेग ने इतना भी समय नहीं दिया कि ड्राइवर अपने ट्रक को बचा पाए। इस वीडियो में ट्रक देखे जा सकते हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। ड्राइवर अब पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दामोदर का वेग बता रहा है कि हालात इतनी आसानी से सामान्य नहीं होंगे। जब जब दामोदर वैली कॉरपोरेशन बांध का पानी छोड़ता है, नदियों में उफान आ जाता है। जानकारी मिल रही है कि दामोदर नदी में 1 दर्जन से ज्यादा ट्रक फंस चुके हैं। मौके पर पहुंची राहत टीम ने ड्राइवर्स को बाहर निकाल लिया है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी सैलाब से बड़ी तबाही मचाती है।
अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 6 सैलानियों को नदी की धार से बचाया गया। सभी लोग यूपी के लखीमपुर के रहने वाले थे जो लौटते वक्त फंस गए। नेपाल की पुलिस ने मोर्चा संभाला और सभी को बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। सभी लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। नदी के उस पार दिख रहे 6 युवक पिकनिक मनाने नेपाल गए थे। जब वापस आने लगे तो नेपाल से निकलने वाली गोदावरी नदी की लहरों ने उनका रास्ता रोक लिया। मौके पर नेपाली पुलिस पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। नदी के बीचों बीच रस्सी बांधी गई और लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। भारी बारिश के बाद नदी में उफान आने से यूपी के लखीमपुर के रहने वाले सभी सैलानी फंस गए। नेपाल का गोदावरी इलाका अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग के लिए मशहूर है, लिहाजा सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। देखिए, वक्त से पहले जी विकास आप शुरू करिए। आशुतोष आप करिए। चलिए ठीक है, हम दर्शकों को बताते हैं मानसून से जुड़ी कुछ जानकारी। तो समय से पहले आए मानसून ने देश के कई हिस्सों में हाहाकार मचा दिया है। अब आपको यह भी बता दें कि देश के वो कौन कौन से राज्य हैं जहां आसमान से बरसने वाली बारिश आफत बन सकती है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की खबर सबसे पहले, जहां 20 जून से मानसून की एंट्री हो जाएगी। और पूर्वी यूपी में भारी बारिश तराई क्षेत्रों में होने की आशंका है और मूसलाधार बारिश 20 से 23 जून तक तेज हवाओं के साथ होगी। और जबकि आपको बता दें वज्रपात का भी अलर्ट है, यानी जो बिजली गिरती है। अब राजस्थान की खबर, क्योंकि कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और देखिए, हम आपको बता दें जो बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, यहां पर बारिश 21 से 23 जून तक होगी और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश, मेघ गर्जन की भी आशंका है। जबकि गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी है, तेज हवाएं चलने का खतरा है और बिजली भी गिरने का खतरा है। बिल्कुल, सौराष्ट्र, कच्छ, अन्य हिस्सों में भारी बारिश की वजह से कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश की भी चेतावनी दी गई। जबकि महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है, जिसमें मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सतारा में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि रायगढ़ में रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी है। हमने आपके सामने रख दिया डिटेल कि किन किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो आप घर से जब भी निकले तो स्थानीय प्रशासन की तरफ से दी गई चेतावनी का पूरा ख्याल रखें। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर राजस्थान के अजमेर से है। यहाँ पर भीषण अग्निकांड हुआ। यहाँ एक टेक्सटाइल मिल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। बिल्कुल, और टेक्सटाइल मिल में लगी ये आग इतनी तेजी के साथ फैल गई कि लोगों को संभलने तक का मौका ही नहीं मिला और कुछ ही पलों में सब कुछ जलकर खाक। और कपड़ा फैक्ट्री में लगी इस भीषण आग का डराने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगने के बाद फैक्ट्री धू-धू कर जलते हुए दिखाई दी। ये भीषण आग हादसा विजयनगर इलाके के केकड़ी रोड पर हुआ, जहां अचानक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद इलाके में इतना भयानक मंजर था कि दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग तेजी से भड़की और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि इस भीषण आग हादसे के वक्त फैक्ट्री में कोई भी मौजूद नहीं था। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर राख हो चुका था। कपड़ा फैक्ट्री में इतनी भीषण आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। और वहीं देखिए, लालू यादव के जन्मदिन पर बाबा साहेब आंबेडकर की तस्वीर को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बिहार सरकार को चिट्ठी लिख दी है। एनएसएससी ने यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव से पूछा है कि लालू यादव के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। इसी आयोग ने जवाब देने के लिए बिहार सरकार को 15 दिन का समय भी दिया है। लालू यादव के खिलाफ अंबेडकर का अपमान करने के मामले में अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बीच में आ गया है। बिल्कुल, देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव है बहुत जल्दी, लेकिन उसके पहले ये विवाद, और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी आक्रामक मूड में है और इसको लेकर लालू यादव, तेजस्वी यादव, आरजेडी के खिलाफ पोस्टर्स भी सड़कों पर हमें देखने को मिला। कल भी हमने ये खबर आप सभी तक पहुंचाई थी।
देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, वो तस्वीर जिसको लेकर बवाल बढ़ा हुआ है। राजनीतिक दल भी बार बार लालू प्रसाद यादव से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। उनके पैरों के पास बाबा अंबेडकर की तस्वीर लेकर जो एक शख्स पहुंचा तो आपत्ति इस बात पर हुई कि ना तो पैर हटाए लालू यादव ने और ना ही तस्वीर को हाथों में लेकर स्वीकार किया। और इसी बात को लेकर बाबा साहब के अंबेडकर पर राजनीतिक दल लालू प्रसाद यादव पर हमलावर हो गए और अब इस मामले में अनुसूचित जाति आयोग ने भी सवाल जवाब बिहार सरकार से कर लिया। और ये भी साथ में सोशल मीडिया पर लोग हमला बोल रहे थे, अल्लाह बोल रहे थे कि लालू यादव का जन्मदिन है और कार्यकर्ता उन्हीं की इज्जत करने पहुंचे, बुके दे रहे हैं, हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, लेकिन वहीं से पैर टस से मस नहीं हटा। तो ये भी कहा जा रहा है कि जब कार्यकर्ताओं के लिए ये नफरत या फिर इज्जत है तो दूसरे आम जनता के लिए क्या होगी। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दबंगों की ये खबर, दबंगों की अपनी दबंगई दिखाने के लिए आम जगह तो छोड़िए पवित्र स्थानों को भी नहीं छोड़ते हैं। वो धार्मिक यात्रा के दौरान भी जूतम पैजार से बाज नहीं आते हैं। और देखिए खबर जो है उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ स्थल केदारनाथ मार्ग से ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जब दबंग लोगों के दो गुट आपस में जा भिड़े और जमकर लाठियां चलने लगी। केदारनाथ मंदिर मार्ग पर दो पक्षों के बीच हुई इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हुए दिखाई दिए। दोनों पक्षों के बीच मारपीट की यह घटना केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग में हुई, जहां मामूली विवाद को लेकर पहले तो दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते मारपीट होने लगी। और सोनप्रयाग के पार्किंग एरिया में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को गिरा गिरा कर लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच चल रहे लाठी डंडों के बीच मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इन दबंग युवकों को मारपीट करने से रोक सके। इसी दौरान भीड़ में से किसी ने घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दोनों और अब बात करते हैं इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है दोनों देशों के बीच जंग की धार तेज होती जा रही है। ईरान ने इजराइल पर सबसे जोरदार हमला बोला है। यह हमला इजराइल के एक अस्पताल पर था। 60 सेकंड के भीतर जंग के मैदान की दहलाने वाली रिपोर्ट। ईरान का जोरदार हमला और इजराइल हिल गया। ईरान ने मिसाइल दागा और हाहाकार मच गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोगों के चेहरे पर कितना खौफ है। इमारत में जहां तहां दीवारें दरक गईं तो कई जगहों पर छत नीचे लटक गई। ईरान का इस जोरदार हमला सुबह सुबह तेल अवीव में हुआ। एक जोरदार धमाका और कोहराम मच गया। ईरान का यह मिसाइल तेल अवीव के अस्पताल पर गिरा। आयतुल्लाह खामनेई की सेना ने सोरोको अस्पताल को निशाना बनाया और अस्पताल में तबाही मचा दी। ईरान के जोरदार हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू गुस्से में लाल हो गए और एक्स पर पोस्ट लिखकर तस्वीरें शेयर की और खामनेई को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये आम निर्दोष लोगों पर हमला है। अब जरा समझिए कि इजराइल हो या फिर ईरान, दोनों तरफ से जबरदस्त हमले लगातार किए जा रहे हैं। देखिए इन हमलों की वजह से दोनों देशों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि इजराइल और ईरान की सैन्य ताकत कितनी है और ये कितना एक दूसरे का नुकसान कर सकती है। बिल्कुल, ईरान की अगर बात करें तो कितने सैनिक हैं? देखिए सक्रिय सैनिक जो हैं 6,10,000 हैं। रिजर्व सैनिक कितने विकास? देखिए जो रिजर्व सैनिक हैं यानी कि ईरान के पास वो 3,50,000 के आसपास हैं। अर्धसैनिक बल की बात करें तो 2,20,000। तो कुल सैन्य बल जो है ईरान का हुआ 11,80,000। जबकि इजराइल की जरा आप जानकारी दें तो इजराइल में सक्रिय सैनिक 1,70,000 हैं, रिजर्व सैनिक 4,65,000 हैं, अर्धसैनिक बल 35,000 है। कुल सैन्य बल की अगर संख्या जोड़ लें तो 6,70,000 है। देखिए इसलिए अगर आप ताकत की बात करें तो इजराइल की ताकत जो है वो ईरान की ताकत के मुकाबले आधी है। लेकिन सैनिकों की संख्या के अलावा ईरान का पलड़ा यहाँ पर भारी है। लेकिन इजराइल की सेना अधिक प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत मानी जाती है। जैसे इजराइल की वायुसेना की जरा आप बात करते हैं, कुल विमान की संख्या है 612, फाइटर जेट्स इसमें 241, F-35I भी इसमें अधीर जिसका नाम है, और F-15, F-16 भी शामिल है। हमलावर हेलीकॉप्टर 48 हैं। इजराइल की वायुसेना
पश्चिम एशिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वायुसेना मानी जाती है। बिल्कुल। और ईरान की वायुसेना की क्षमता क्या है? कुल विमान इजराइल के मुकाबले कम है, 551 ही है, फाइटर जेट्स 186 हैं, F-14 टॉमकैट है, MiG-29 जो भारत में भी उपयोग में आती है, सुखोई 24 भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा हमलावर हेलीकॉप्टर 13 हैं। ईरान की वायुसेना तकनीकी रूप से उतनी ताकतवर नहीं है, या यूं कहें कि इजराइल के मुकाबले पिछड़ी है। ज्यादातर विमान 1970 के दशक के हैं, जिसमें से मिग भी शामिल है। पनडुब्बी की अगर बात करें तो इस मामले में भी ईरान पीछे है। जितने भी टेक्निकलिटीज हैं उसमें इजराइल बहुत आगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है विकास। बिल्कुल, और ये खबर जो है शिलोंग की अदालत से जुड़ी हुई है। राजा रघुवंशी केस के मामले में एक बड़ी खबर है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में आरोपी सोनम और राज कुशवाहा को 2 दिन के लिए और पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि बाकी के 3 आरोपी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं जुडिशियल कस्टडी में। और 5 आरोपियों के 8 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया था। तो ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। दोपहर में ही हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने जानकारी दी थी कि सोनम और राज कुशवाहा की और ज्यादा रिमांड की मांग पुलिस कर सकती है, और वही हुआ। रिमांड की मांग की और 2 दिन की और ज्यादा रिमांड जो है वो पुलिस को मिल गई है। अब पुलिस राज कुशवाहा और सोनम से एक बार फिर से आमने सामने बिठाकर इस मामले में पूछताछ करेगी। 2 दिन और पुलिस हिरासत और 3 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। ये बड़ी खबर आपको पहुंचा दी है। ये जो मामला है, और इस मामले में जैसे जैसे जांच भी आगे बढ़ रही है, कुछ ना कुछ और खुलासे हो ही जा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए इस मामले में, राजा रघुवंशी वाले मामले में देखिए तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं, जिसमें पुलिस अदालत से लेकर निकल रही है। काफ़ी लंबी सुनवाई चली और पुलिस ने जो दलील दी उसमें सोनम के फ़ोन अभी तक नहीं बरामद हुए। 3 फ़ोन थे, उसमें से एक फ़ोन राज कुशवाहा का था जो कि बरामद नहीं हुआ है, और इसी वजह से अदालत ने 2 दिन की और पुलिस रिमांड दी है ताकि पुलिस वो फ़ोन बरामद कर सके जिससे ये केस एविडेंस के तौर पर और ज़्यादा सोनम रघुवंशी के खिलाफ स्ट्रांग हो जाए। तो सोनम और देखिए और बाकी साथियों के लिए भी जो दिन हैं वो काफ़ी मुश्किल भरे हो गए, और भी यहाँ से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं विकास। बिल्कुल। और देखिए ये तस्वीरों में आप देखिए, ये सोनम और राजा रघुवंशी का संभवतः आखिरी वीडियो है जो उस पहाड़ी पर जाने के बाद जहाँ पर राजा रघुवंशी का मर्डर किया गया, हत्या की गई, एक यूट्यूबर ने तैयार किया था। लेकिन That's all. Sir, please tell me what's the grounds? Grounds. This is under investigation. Sorry. I cannot give any statement which is under investigation. Okay. Sorry. Sir, repeat in Hindi. Sir, can you repeat in Hindi? No. It's okay. Slowly, Thank you. Sonam and her boyfriend Raj Kushwaha and 4 others. These other 3 accused, that is Akash, Vishal and Anand, 14 days they were remanded, 14 days judicial custody. That's all. And Yes. sir, if you could tell your name, sir. My name is Tushar Chanda. I appeared on behalf of the prosecution, and my colleague Mr. Simati Jyoti K. Marak as additional AP. Both of us we appeared on behalf of the prosecution. And from the legal aid, Preeti Pradhan and Sudeep Rana, they appeared on behalf of the accused as a legal aid counsel. Thank you. तो हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मुकेश, जो फ़ोन बरामदगी नहीं हुई थी सोनम की, क्या वही बड़ी वजह बना जो पुलिस को और 2 दिन की रिमांड मिल गई? देखिए बिल्कुल, कुल 4 फोन थे जिसमें 2 थे राजा के और 2 सोनम के थे, और उसमें से 1 फोन बरामद हो पाया है। 3 फोन अभी मिसिंग हैं। तो पुलिस ने कोर्ट में यही कहा कि जो 3 फोन हैं वो रिकवर करने हैं, और रिकवरी के लिए जो सोनम और राजा हैं उनसे दोनों से पूछताछ, सोनम और जो राज हैं दोनों से पूछताछ बेहद जरूरी है। वहीं जो इस हत्याकांड की जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, उस कॉन्स्पिरेसी में कुछ लूप होल्स हैं, कुछ अभी ऐसी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना है। उसके लिए पुलिस ने ये ग्राउंड दिए थे जिसके बेसिस पर पुलिस ने रिमांड मांगी थी, और कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड ग्रांट की है राज कुशवाहा की और सोनम की। बाकी जो 3 आरोपी हैं, विशाल ठाकुर, विकी और आकाश और आनंद, इन सभी को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो पुलिस अगले 2 दिनों में सोनम और राज से पूछताछ करेगी और इस हत्याकांड से जुड़ी जो बाकी कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश करेगी। साथ ही जो 3 मोबाइल मिसिंग हैं उनको भी रिकवर करने की कोशिश करेगी। मुकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका और रुख करेंगे ब्रेकिंग न्यूज आपसे हासिल करने के लिए।
इस बीच अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस की टीम पर हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो 6 जून का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यहां आजमगढ़ थाना इंचार्ज को बीते 6 जून को 2 पक्षों में हुए विवाद की जानकारी मिली थी और वो उसी विवाद को सुलझाने गए थे, लेकिन मौके पर क्या हुआ उनके साथ, इस रिपोर्ट में देखिए। लेकिन आजमगढ़ थाना इंचार्ज इस विवाद को तो नहीं सुलझा पाए, उल्टे गांव वालों के गुस्से के शिकार हो गए और लोगों ने उन पर जमकर लाठियां भांजी। और 6 जून को हुई ये वारदात सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें कुछ लोग लाठी डंडों के साथ थाना इंचार्ज की पिटाई करते हुए नजर आए हैं। मामला बरदा थाना इलाके के बरा गांव का बताया जा रहा है, जहां 2 पक्षों में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस वालों को अपनी ही जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वायरल वीडियो में कुछ लोग थाना इंचार्ज को खेत में गिराकर पीटते दिखाई दे रहे हैं। वहीं भीड़ मार डालो चिल्लाती नजर आ रही है। भीड़ के हमले में थाना इंचार्ज समेत 5 पुलिस वाले घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक दिल दहलाने वाली खबर आई है। यहां एक मजदूर की मलबे में दबकर दुखद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरने वाला मजदूर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला इकलौता सहारा था। उसकी मौत के बाद अब परिवार पर आजीविका का भी संकट मंडरा गया है। और मजदूर के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खुदाई के दौरान मजदूर के ऊपर मलबा गिरता हुआ दिखाई दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना छत्रपति संभाजीनगर कबरा नगर इलाके में हुई, जहां नाले की खुदाई का काम चल रहा है और मजदूर मुकुंद डगड़ू सालवे अपने साथियों के साथ गहरी खुदाई में जुटा था। तभी अचानक नाले की दीवार का एक हिस्सा ढह गया। भारी मात्रा में मिट्टी और मलबा सालवे के ऊपर गिर पड़ा। हादसे की जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें दिखाई दिया है कि मजदूर के ऊपर इतनी तेजी से गिरा कि सालवे को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो मलबे के नीचे दब गया। हादसे के तुरंत बाद साथी मजदूरों और स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन मलबे की भारी मात्रा के कारण सालवे को निकालना मुश्किल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सालवे को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। और न्यूज हेडक्वार्टर में अब बात दिल को छू लेने वाली उस खबर की, जो महाराष्ट्र के संभाजीनगर से ही सामने आई है। संभाजीनगर में एक ज्वेलरी शॉप के मालिक ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की जिसने सबका दिल जीत लिया। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। संभाजीनगर के इस ज्वेलर ने ऐसा काम किया कि सोने का रेट सुनकर खुद शायद सोना भी शर्मा जाए। ज्वेलर ने एक बुजुर्ग दंपत्ति को सिर्फ 20 रुपए में मंगलसूत्र देकर सबका दिल जीत लिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मंगलसूत्र की कीमत केवल 20 रुपए है, क्योंकि सोने का रेट प्यार के सामने कहीं नहीं ठहरता। कैसे, आइए अब आपको ये बताते हैं। ये है 93 साल के निवृत्ति शिंदे और उनकी पत्नी शांताबाई। इनके प्यार की उम्र तो सदी पार कर चुकी है। उम्र के इस पड़ाव में निवृत्ति शिंदे अपनी पत्नी को मंगलसूत्र खरीद कर देना चाहते थे, लेकिन जेब में है सिर्फ 1120 रुपए। निवृत्ति शिंदे ने दुकान से मंगलसूत्र पसंद किया, अपनी बचत से 1120 रुपए निकाले और दुकानदार को भुगतान करना चाहा, लेकिन दंपत्ति की उम्र, सादगी और प्यार देखकर ज्वेलर सोने का रेट भूल गया। ज्वेलर ने बुजुर्ग से 1120 रुपए में से सिर्फ 20 रुपए लिए और बाकी की रकम वापस कर बुजुर्ग दंपत्ति को मंगलसूत्र तोहफे में दे दिया। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ लोगों ने थाने के बाहर एक युवक को गोली मार दी। वारदात से पहले आरोपियों का युवक और उसके पिता से कार निकालने को लेकर झगड़ा हुआ था और युवक अपने घर पर हुई फायरिंग की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गया था। लेकिन थाने से बाहर निकलते ही युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गए और आरोपियों की भागने की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक आरोपी युवक को गोली मारने के बाद भागता हुआ दिखाई दिया। युवक की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने मुरादनगर थाने के सामने युवक के शव रखकर जाम लगाया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की।
बताया जा रहा है कि वारदात से पहले आरोपियों का युवक और उसके पिता के साथ कार निकालने को लेकर विवाद हुआ था और आरोपियों ने युवक के घर पर फायरिंग की थी, जिसके बाद मृतक युवक थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए गया था। मुरादनगर थाने के सामने हुए इस हत्याकांड के बाद पुलिस कमिश्नर ने एक्शन लेते हुए कई पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है और युवक की हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के आदेश दिए हैं। और अब बात लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के बीच रिश्तों में आई दरार की, तो बुधवार को खबर आई थी कि अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं और आज गोल्डी बराड़ ने इसका खुलासा भी कर दिया। गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई और खुद के बीच क्यों आई दरार, इसका ऑडियो जारी किया है, रिपोर्ट में देखिए। लॉरेंस से रिश्तों में दरार क्यों आई, सोशल मीडिया पर एक ऑडियो जारी कर बराड़ ने खुलासा किया। मैं गोल्डी बराड़, पहली बात तो जो गंगानगर में 1-2 दिन पहले आशीष गुप्ता जो है, ये जो कारोबारी है और ये जो अपना ये लैंड माफिया चला रखा है इसने, इस पे जो हमला हुआ है वो मैंने और रोहित भाई ने कराया, लेकिन एक झूठी पोस्ट जो न्यूज में और सोशल मीडिया में चल रही है अनमोल बिश्नोई के नाम से, अब पता नहीं ये इन्होंने क्यों डाली है पोस्ट या क्यों नहीं है वो इनको पता होगा, पर हमारी अनमोल बिश्नोई से अब बनती नहीं है। लॉरेंस और खुद के बीच के रिश्तों के खुलासे के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने खुद को देशभक्त होने का दावा भी किया। गोल्डी बराड़ ने ISI के लिए या पाकिस्तान के लिए फंडिंग मांगी। मैं न्यूज वालों को या प्रशासन वालों को ये बेनती करना चाहता हूँ कि ऐसी खबरें चलाने से पहले थोड़ा बहुत कुछ कन्फर्म कर लिया करो। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी राज है और योगी राज में अपराधियों की खैर नहीं। सूबे में अपराधियों को नकेल कसने का अभियान भी चल रहा है। मेरठ का एसटी शीटर उस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया जब पुलिस ने उसकी बाइक रोकने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस ने क्या किया, देखिए जरा। पुलिस के हत्थे चढ़ा अमरेश हिस्ट्री शीटर। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को गौ हत्या के मामले में इस अपराधी की तलाश थी। मेरठ पुलिस ने जानकारी दी है कि जब पुलिस ने इसकी बाइक रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी एक्शन लिया तो उसके पांव पर गोली लग गई। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये थाना इंचोली से 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अपराधी है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर 9/10 अप्रैल की रात में थाना क्षेत्र इंचोली के जलालपुर के खेतों में गोकशी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें यह वांछित था। इसके पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना इंचोली के द्वारा निष्पादित की जा रही है। 11 जून को अमरेश ने अपने साथी धर्मेश और विजय के साथ मिलकर एक व्यापारी को लूटा था। और एक खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान में बढ़ती गर्मी के बाद पानी की किल्लत शुरू हो गई है और हालात ऐसे हो चुके हैं कि पानी के लिए झगड़े भी शुरू हो चुके हैं। और एक ऐसा ही वीडियो राजस्थान की पाली से सामने आया है, जहां 2 महिलाएं जल युद्ध करती नजर आई। इस रिपोर्ट में देखिए। 2 महिलाओं के बीच चल रही ये जंग पानी की है। बढ़ती गर्मी की वजह से पानी की किल्लत हो रही है। 40 से 50 परिवारों के लिए इलाके में सिर्फ एक नल है। सुबह सुबह पानी के कतरे जमा करने के लिए महिलाएं पहुंचती हैं, लाइन लगाती हैं और अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो जल युद्ध शुरू हो जाता है। पानी के लिए दोनों महिलाएं भिड़ गईं और दोनों के मटके भी फूट गए। पाली का ये इलाका राज्य के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं। पाली जिले के 1033 गांवों में से कई गांवों में पानी का गंभीर संकट है। लोग तालाब का मटमैला पानी पीने को मजबूर हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के पास स्थित होने की वजह से पाली में कम बारिश होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाली में सूखे जैसे हालात हैं, लेकिन प्रशासन ने इनकी मुसीबत की तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो चलिए, ये जो खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये आपको जरूर देखनी चाहिए और चिंता से जुड़ी हुई आपकी ये खबर है। देश में इन दिनों हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कब कहां किसी को दिल का दौरा पड़ जाए और उसकी मौत हो जाए, कोई नहीं कह सकता। राजस्थान के नागौर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है,
जब ई मित्र सेंटर पर एक युवक को साइलेंट हार्ट अटैक आ गया। अच्छी बात यह है कि सेंटर संचालक की सूझबूझ से शख्स की जिंदगी बच गई। देखिए दिल को सुकून देने वाली ये रिपोर्ट। और नागौर के ई मित्र सेंटर पर युवक को आए साइलेंट हार्ट अटैक की ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और बता रही है कि वक्त पर की गई छोटी सी कोशिश भी किसी की जान बचा सकती है। जिस युवक को हार्ट अटैक आया वो नया दरवाजा इलाके में ई मित्र सेंटर पर अपने आधार कार्ड में करेक्शन कराने पहुंचा था। तभी बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाने के दौरान युवक को साइलेंट हार्ट अटैक आया और युवक चक्कर आने के बाद बेहोश होकर जमीन पर गिरता दिखाई दिया। जिसके बाद ई मित्र सेंटर पर मौजूद लोगों ने युवक को संभाला और मित्र संचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बिना देर किए सीपीआर देना शुरू किया और करीब 10 मिनट तक सीपीआर देने के बाद युवक की जान बचाई जा सकी। अब हार्ट अटैक की चर्चा हो रही है तो बचा कैसे जाए? बिल्कुल। और देखिए जो इस स्टोरी में हमने आपको दिखाया, इस कहानी में दिखाया कि जैसे ही हार्ट अटैक पड़ा वहाँ जो ई मित्र था उसने सीपीआर देना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले आप ये सीख लीजिए कि आपके आसपास अगर ऐसी घटना हो तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति को सीपीआर देना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, ये सबके लिए जरूरी भी है क्योंकि दिल का दौरा हर उम्र में देखने को आजकल मिल रहा है और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक से उनकी जिंदगी खत्म हो जा रही है, जो कि चिंता की बात है। तो बचना कैसे है ये भी आपके सामने रख देते हैं। सबसे जरूरी है कि तंबाकू उत्पाद के सेवन से जितना हो सके बचना है उतना बच जाइए। वजन सामान्य से ज्यादा है तो जल्दी से वजन कंट्रोल कर लें, आप सबके हित में है। बिल्कुल। और उसके अलावा तला भुना और पैकेज्ड फूड, यानी कि बाजार से जो आप पैकेज फूड खरीद रहे हैं ना, चिप्स बिस्किट ये वो फलाना ठिकाना, ये बिल्कुल खाना जितना हो सके कम कर दीजिए। सबसे जरूरी कम से कम 7 या 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें और इसके साथ ही योग व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज और पैदल ज्यादा चलने की आज से ही आदत डाल लीजिए। ये आदत बहुत जरूरी है। हल्का वर्कआउट करना हर उम्र के व्यक्ति के लिए, उसकी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। हार्ट अटैक कभी भी कहीं भी और किसी को भी आ सकता है। ऐसे में दिल का दौरा पड़ने के लक्षण को समझना हर किसी के लिए भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल। अब जरा आप भी समझिए कि हार्ट अटैक आने से पहले शरीर में क्या क्या चेंजेस आने लगते हैं, यानी कि लक्षण। तो सबसे पहले सीने में दर्द होगा या बेचैनी होगी, रुक रुक कर भी दर्द हो सकता है। कमजोरी भी, चक्कर आना या बेहोशी महसूस आपको होगा। शरीर से अचानक ठंडा पसीना गिरने लगे तो आप समझ जाइए कि गड़बड़ है। जबड़े हैं या फिर गर्दन और पीठ में दर्द या बेचैनी भी एक लक्षण है। ये क्या, दोनों बाजुओं में असहनीय दर्द होना, तेज पीड़ा होना, ये भी हार्ट अटैक आने के लक्षण हैं। सांस लेने में तकलीफ, परेशानी, सांस तेजी से चढ़ना, ये तमाम सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक आने से पहले के। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ऐसे सिम्टम आपको जब भी दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और हार्ट अटैक से जुड़े हुए मसलों को तुरंत सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं और अब इंटरनेशनल खबर, जहां क्रोएशिया पहुंचे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वंदे मातरम और भारत माता के जयकारों से जरूर हुआ, लेकिन एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसे देखकर कुछ अलग एहसास हुआ। होटल पहुंचते ही क्रोएशिया के एक ग्रुप ने पीएम मोदी के सामने गायत्री मंत्र पढ़ा और पीएम मोदी भी इसमें शामिल हो गए। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली क्रोएशियाई यात्रा थी, लिहाजा उसकी राजधानी ज़ग्रेब में पीएम के स्वागत की भी अलग तैयारी थी। पीएम जैसे ही यहां पहुंचे, क्रोएशियाई नागरिकों के एक समूह ने उनके सामने गायत्री मंत्र का पाठ किया, जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। देखिए पूरी तस्वीर। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सयोरावृणीमहे यातु यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। देश के कई राज्यों में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चल रहा है। चंडीगढ़ में भी बुलडोजर की दहाड़ लगातार सुनाई दे रही है।
चंडीगढ़ को स्लम फ्री कराने के लिए जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है और सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को मुक्त भी कराया जा रहा है। सबसे पहले आप चंडीगढ़ के सेक्टर 53 में बुलडोजर एक्शन की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ अतिक्रमण के खिलाफ चंडीगढ़ प्रशासन ने जबरदस्त कार्रवाई की और अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया। चंडीगढ़ प्रशासन के बुलडोजर और जेसीबी मशीन ने कुछ ही घंटों में अतिक्रमण कर बनाई गई सैकड़ों झुग्गियों को जमींदोज कर दिया। अवैध निर्माण पर चंडीगढ़ प्रशासन के एक्शन के बाद हर तरफ मलबे का ढेर दिखाई दिया। चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों से सरकारी जमीन पर बनी इन झुग्गियों को हटाने का नोटिस भी दिया था, जिस पर अमल नहीं हुआ तो अवैध झुग्गियों को गिरा दिया गया। अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई हंगामा न हो, इसलिए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। चंडीगढ़ प्रशासन के इस बुलडोजर एक्शन का मकसद अवैध कब्जा की गई 12 एकड़ सरकारी जमीन को फिर से हासिल करना है। सेक्टर 54 और शाहपुर कॉलोनी में अभी भी अवैध निर्माण बचा है, जिस पर इसी महीने प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ सकता है।